जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्मूला फ्यूजन। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना नया चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस, व्हाट इज इन योर सीबीएसई क्लास 10 रिवाइज सिलेबस। तो बेटा बहुत छोटा चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कम से कम 6 नंबर का इस चैप्टर से आता ही आता है और बहुत डिटरमाइंड क्वेश्चन आते हैं, मतलब बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आते हैं कि यही आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल चैप्टर है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्या क्या है? सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये कुछ नहीं है, ये एक फैंसी सा नाम है ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा है आपका 2-3 तरह के प्रूफ। ठीक है, यही इस चैप्टर में है। चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम दैट इज योर रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है। दैट बेसिकली 2 तरह के रियल नंबर्स होते हैं। वन इज योर रेशनल and one is your irrational. Rational numbers are those numbers which can be represented in a form of P upon Q, where P and Q are integers, Q is not equal to 0, P rational numbers क्या है? Rational numbers are those number which can be represented in a form of P upon Q, where P and Q are integers, Q should not be equal to 0 and P and Q should be co-primes. अब co-prime numbers क्या होते हैं? co-primes वो होते हैं ऐसे इंटीजर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। 1 के अलावा जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे इंटीजर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को-प्राइम। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या हो गए? रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q कैसे होना चाहिए? को-प्राइम, जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर हमने क्या पढ़े थे? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या हो गए? ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। P और Q इंटीजर होने चाहिए, राइट? तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो बेसिकली इस नंबर सिस्टम को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे, रेशनल, इरेशनल। रेशनल जर्नली टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। और दूसरा इरेशनल जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने 2 तरह के नंबर पढ़ रखे हैं, रेशनल एंड इरेशनल, राइट? ये बात तो होगी आपकी क्लास 9 की। अब क्लास 10 है, जो आपका पहला टॉपिक है दैट इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज जस्ट अ फैंसी नेम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पढ़ रखा है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनका कोई फैक्टर नहीं होता 1 और उस नंबर के अलावा, जैसे कि 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 2। 3 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 3। 5 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 5। 7 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 7। ऐसे नंबर जिनका कोई फैक्टर नहीं होता 1 और उस नंबर के अलावा, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, राइट? तो याद रखना, जो 1 होता है 1 प्राइम नहीं होता है। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, ओनली एंड ओनली 1। और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और अकेला इवन प्राइम नंबर भी होता है, सबसे छोटा और इवन, राइट? फिर कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, मतलब कह सकते हो कि 1 और उस नंबर के अलावा एटलीस्ट एक और फैक्टर हो। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर इज 4, क्योंकि 1 कंपोजिट भी नहीं होता है, 1 प्राइम भी नहीं होता है, 1 कंपोजिट भी नहीं होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 और सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर 9। ओके, ठीक है। अब सुनते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर को कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स।
उस नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हमें पता था। मान लेते हैं हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है 25, तो बेटा आप इस 25 को फैक्टराइज करो, तो 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, या बेसिकली 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज दी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ओनली, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। या फिर मान लो 36 लिखो, 36 को क्या लिखोगे? यही लिखोगे। तो 36 could be written as 2 की पावर 2 into 3 की पावर 2, that is again product of primes। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस, उसके आगे उन्होंने बोला है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। सही बात है, अगर प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, मान लो 5 5 जा करेंगे तो 5 5 जा हमेशा 25 ही आएगा, 50 तो आ नहीं सकता। तो ये फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या हो गई कि हर कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा और उसमें ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। ठीक है, तो यही लिखा है मैंने, एक बार देख लेना पॉज करके, आगे चलते हैं। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करना। चलो मैं 3825 वाला कर देता है ना, तो सबको आता तो है ही। 3825 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 7 से 35, 32 5 से 35 25, 5 1 5 26, 5 5 25, 5 15, फिर 5 से कर लेते हैं, 5 15 31। तो 3825 कुड बी रिटन एज 5 की पावर 3 इंटू 31। इट इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम निकालना आता है, एचसीएफ निकालना आता है। हम तुम्हें एक तरीका दिखा देते हैं। पहले 26 के फैक्टर निकाल लो, निकाल लिए। 91 के फैक्टर निकाल लो, निकाल लिए। अब देखो फैक्टर लिख लिए 2 इंटू 13, 91 के लिख लिए 7 इंटू 13। अब बेटा जो कॉमन होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, जितने भी कॉमन आएंगे वो तो हो गया एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए क्या करो, जो कॉमन है वो तो लिख दो एक ही बार, बाकी जो बचे हैं वो भी लिख दो। ठीक है, तो 13 to 26, 26 6 is I think 26 7 is I think 182। ओके, अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई यहाँ कर दें, क्या कर देते हैं। तो वेरिफिकेशन क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ। LCM is 13, HCF is 182, 13 2 जा 26 का 2, 13 8 जा 104, 106, 10 और 2366। अब दूसरा RHS ले लें, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारे पास, 26 और 91। तो 26 6 is 26 का 2, 26 9 is 234, 236। राइट, हो गया वेरीफाइड। तो यहाँ पे लिख देना, यहीं पे लिख दें LHS is equal to RHS, hence verified।
क्लियर है? क्लियर है बात? तो बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे एक क्वेश्चन होगा ऐसा ही, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो बोला क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है? तो एलसीएम बताया मैंने तुम्हें कैसे, सबका फैक्टर निकाल लो, 2 6 12, सब तुम्हें आता ही है वैसे। 15 के निकाल लो, 3 5 15, 21 के निकाल लो, 3 7 21। अब फैक्टर लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का क्या हो गया 3 इंटू 5, और 21 का क्या आ गया 3 इंटू 7। तो एचसीएफ क्या आ गया, कॉमन क्या है 3, एलसीएम क्या आ जाएगा 3 तो लिखना ही है, बाकी जो बच गए वो भी लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10 और 3 6 6 42 4 20। एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, यही निकालना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने कहा था ना वाला क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ इज इतना ऑफ 306 एंड 657 इज 9 एंड एलसीएम निकालना है। वैसे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, पर आप यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ 9 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 306 इंटू 657। तो एलसीएम कितना जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। 3 से कट रहा है, 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर कट रहा है, यस 3 से फिर से कट रहा है, 3 से 9, 3 4 12, तो आ गया 657 इंटू 34। अब मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना, मल्टीप्लाई कर लोगे तो एलसीएम भी आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की पावर n कभी 0 पे एंड कर सकता है? बेटा ध्यान देना, वही नंबर 0 पे एंड करते हैं। 0 पे एंड करने का क्या मतलब है कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए। अब बेटा वही नंबर 0 पे एंड करते हैं जिनका फैक्टर 10 होता है ना, जिनका फैक्टर 10 होता है। और 10 बेसिकली देखा जाए तो 10 हमने देखा था, 10 के फैक्टर क्या होता है 2 और 5। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ जाएं, किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आए तो वो नंबर 0 पे एंड करेगा, नहीं आएंगे तो नहीं करेगा। ठीक है, तो वही चीज लिखनी है। इफ नंबर ends with 0 it contains 2 and 5 as a factors, है ना। अगर नंबर 0 पे एंड कर रहा है तो 2 और 5 उसके फैक्टर होंगे। देन 6 की पावर n के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 2, 3 की पावर n और 2 की पावर n। सो इट इज clearly seen that 6 to the power n has 2 as a factor but 5 not as a factor। 2 तो है फैक्टर बट 5 नहीं है। एंड हमने अभी अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी है, एंड फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। फॉर नो वैल्यू ऑफ n, n की कोई भी वैल्यू के लिए इट
कैन नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर। n की कोई भी वैल्यू के लिए 5 फैक्टर नहीं होगा, देयरफॉर 6 टू द पावर n will never end with 0। 6 की पावर n 0 पे कभी एंड नहीं करेगा, राइट? समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, 6 की पावर n के फैक्टर निकाला, फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए था, नहीं है, तो कभी ये 0 पे एंड नहीं करेगा। ओके ओके, चलो आगे क्या बोला है? एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स, राइट? कंपोजिट नंबर कौन होते हैं? जिसका 1 वो नंबर खुद और एक और फैक्टर हो, ठीक है? हर नंबर का 1 वो नंबर खुद तो फैक्टर होते ही हैं। अगर मैं एक नंबर और उसका फैक्टर बना दूं तो मैं बोल सकता हूं वो एक कंपोजिट नंबर है। तो एज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इस नंबर जो भी सॉल्व करके आएगा, ये नंबर का खुद 1 और ये नंबर खुद तो फैक्टर हो गई। अब हमें दिख रहा है अगर इसमें 13 कॉमन ले लिया जाए तो हम देख सकते हैं देयरफॉर this number has 13 also as its factor, hence composite, इसलिए कंपोजिट। दूसरा देखो क्या लिखा है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन ले लो। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। दिस नंबर हैज 5 ऑल्सो एज इट्स फैक्टर, 5 भी फैक्टर है, इसलिए हैंस कंपोजिट, इसलिए कंपोजिट है। समझे? ओके चलो, यस। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। इन टाइप के क्वेश्चन में जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती है एलसीएम और एचसीएफ की। तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स में 2-3 कीवर्ड्स हैं, वो याद रख लो, आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हमेशा 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 सही होगी, ठीक है? तो क्या कीवर्ड्स हैं? तो बेटा याद रखना, अगर कहीं पे लिखा है मैक्सिमम, ठीक है, हाईएस्ट, या कोई भी ऐसा सेंस आ रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा की बात हो रही है, तो वहाँ पे बेसिकली निकालना होता है एचसीएफ, वहाँ पे ज़्यादातर ये निकालना होता है एचसीएफ। और कहीं पर ऐसा लिखा है मिनिमम, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, या फिर ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये पूछा जा रहा है सबसे छोटा, तो वहां पर मेनली निकालना होता है एलसीएम। वहां पे क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो क्या है? देयर इज अ सर्कुलर path around a sports of field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet at the starting point? बेसिकली यहाँ से सिर्फ फीलिंग आ रही है ना कि ये पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनिमम मिनट्स, सबसे कम टाइम में कब ये दोनों के दोनों मिलेंगे आपस में। तो मिनिमम निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो यहाँ पे थोड़ी कहानी लिख देना, मिनट्स टेकन बाय सोनिया, मिनट्स टेकन बाय सोनिया आर 18 and minutes taken by Ravi are 12. तो minutes will they both take to meet again is LCM of 18 and 12. 18 और 12 का एलसीएम निकालना, मेरे ख्याल से ये आएगा शायद 150 आना चाहिए या 150 आना चाहिए। हाँ
नहीं 150 तो नहीं आएगा। आज जितना भी आएगा निकाल लोगे तुम लोग, तेज हो तुम लोग के सब। तो दिस इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। चलो अब ये एक छोटी सी थ्योरम है, ध्यान से समझ लो। क्या है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर। एक नंबर है, हमने क्या बोला? यस, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ओके, पी क्या है? एक प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, हमने बोला कि लेट्स 5 be a prime number and 5 divides 25, then p divides a। तो ये जो 5 है, ये जिसका ये स्क्वायर था उसको भी डिवाइड करेगी, मतलब 5 को भी डिवाइड करेगा। 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। नहीं आया बार से को। 36 लेट p be a prime number divides a square। मान लेते हैं 2, लेट 2 be a prime number divide 36। ठीक है, 2 divide 36, we know all that। तो 2 also divide 6। ठीक है, जो इसका स्क्वायर रूट होगा उसको भी 2 डिवाइड करेगा, ऐसे करके याद रख लो। ठीक है, ठीक है, कुछ और देख लो। जैसे कि अगर मैं बोलूं 81, ठीक है, लेट 3 be a prime number divides 81। तो 3 डिवाइड्स 9 ऑल्सो। ठीक है, तो यही लिखा है कि अगर कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 101% आना है। 101% आना ही आना है। या तो √2 आना है, या √3 आना है, √4 आना है, कुछ भी, मतलब कोई भी कुछ भी आ सकता है, पर ये क्वेश्चन 101% आना ही आना है। ठीक है, तो देखो प्रूफ क्या करना है? प्रूव √2 इज इरेशनल। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? लेट अस assume √2 is rational। √2 क्या है? रेशनल। तो therefore it can be represented in a form of p upon q। It can be represented in the form of p upon q where p and q belongs to integer, q is not equal to 0 and p and q has only 1 as its common factor। yes, रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि p और q इंटीजर होने चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q का एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1। ठीक है, ठीक है, ओके। तो लिखें नाउ √2 इज इक्वल टू p अपॉन q। अब हम क्या कर रहे हैं? पहले कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, क्या करा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आया? 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इसको भेजा इधर तो कितना आएगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो अभी आपको क्या बताया था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है, अगर p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इट इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। अगर 2 p को डिवाइड कर रहा है तो बेटा मैं बोल सकता हूं p इज इक्वल टू 2m वेयर m इज एनी नेचुरल नंबर। p जो है 2m के बराबर होगा, मतलब 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। अगर p 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 की टेबल में आता है ना, इसका मतलब। तो मैंने मान लिया 2 1 2 हो सकता है, 2 2 4 हो सकता है, 2 3 6 हो सकता है। इसको मान रखा था इक्वेशन नंबर 1, इसको मान रखा था 2। तो पुट 2 in 1, पुट 2 in 1, तो क्या आ गया? p की जगह 2m रख दिया, 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q का स्क्वायर। ये आ गया 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 2 जा 4, q स्क्वायर कितना आ गया? 2m स्क्वायर।
फिर से वही बात कहानी आ गई, इफ 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, इफ क्या डिवाइड कर ही रहा है, इफ क्या, इफ तो कोई बात ही नहीं है, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, तो 2 डिवाइड क्यू ऑल्सो। अब ये तो बात गलत हो गई ना, अगर 2p को भी डिवाइड कर रहा है, 2q को भी डिवाइड कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर फैक्ट that p and q has only one as a common factor, है कि नहीं? ये तो हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू इनकरेक्ट अजम्पशन, अजम्पशन ही गलत है, ड्यू टू इनकरेक्ट अजम्पशन, therefore our assumption is wrong, hence root 2 is irrational। ठीक है, तो आपने समझे क्या करना है, पहले बोलना है रूट 2 रेशनल है, रूट 2 रेशनल तो पी अपॉन क्यू की हम लिख सकते हैं, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू का एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1। फिर क्या बोला, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, फिर आया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पी 2 से भी डिवाइड होगा, तो मैंने बोला मतलब पी 2 के टेबल में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो p को 2m के बराबर रख दिया, p की वैल्यू 2m वापस पुट कर दी, फिर से वही आ गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। इसका मतलब q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो q भी 2 से डिवाइड होगा, तो ये तो हमारी बात गलत हो गई। हम मान के चले थे कि p और q का एक ही कॉमन फैक्टर है, यहाँ तो p और q का 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया, तो हमारा दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर। और एक कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारी अजम्पशन ही गलत थी, हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए रूट 2 इरेशनल है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीके से रूट 3 भी करना है, जहां जहां 2 था वहां 3 आ जाएगा। सेम तरीके से रूट 5 भी करना है, जहां जहां 2 था वहां 5 आ जाएगा। तो बेटा मान के चलो 100% ये वाला क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल आना है। अब इसमें एक क्वेश्चन बचा है लास्ट, और ये चैप्टर भी खत्म। तो वन शॉट में हमने ये पूरा फर्स्ट चैप्टर निपटा दिया। ताली बजा दो अपने लिए अगर तुमने पूरी वीडियो देखी है तो, बहुत बहुत बधाई हो। क्या बोला है, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या मान के चलेंगे, लेट मान के वही चलेंगे, 3 + 2 √ 5 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो 3 + 2 √ 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। तो हम क्या बोलेंगे, 2 √ 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q -3। करना क्या है आपने, रूट वाले टर्म को एक तरफ छोड़ दो, बाकी सबको एक तरफ फेंक दो। ठीक है, तो √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q -3 अपॉन 2। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो √5 कितना जाएगा, P -3Q अपॉन 2Q। अब बेटा एज P एंड Q आर इंटीजर, P और Q तो इंटीजर है, देयरफॉर P -3Q अपॉन 2Q इज ऑल्सो इंटीजर। ये भी इंटीजर होना चाहिए। अगर ये भी इंटीजर तो हम बोल सकते हैं √5 इज ऑल्सो इंटीजर। इंटीजर सॉरी, ये इंटीजर नहीं होगा, इज अ रेशनल नंबर, ये गलत हो गया ना। P -3Q अपॉन 2Q इज एन रेशनल नंबर, तो ये एक रेशनल होगा। तो देयरफॉर √5 इज ऑल्सो रेशनल। √5 अगर रेशनल तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, this contradicts the fact that
रूट 5 इज इरेशनल, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, therefore 3 + 2 √5 इज रेशनल। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे सवाल होंगे, सब में यही करना है, रूट वाले को एक तरफ छोड़ दो, बाकियों को एक तरफ ले जाओ और तुम्हारा क्वेश्चन सॉर्ट। क्लियर है? तो वेरी गुड, इफ यू हैव वॉच्ड दिस कंप्लीट वीडियो in one go, in one shot, we have completed chapter number 1. That's all. Thank you. Jai Hind.